देखिए, मेरा बुनियादी ताल्लुक ठट्टा ज़िला से और ठट्टा शहर से है। मेरा जन्म ठट्टा शहर में हुआ। हमारे वालिदैन जो हैं वो मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखते थे और वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं मेरी प्राइमरी तालीम हुई और मैंने हाई स्कूल वहाँ से किया, कॉलेज भी वहाँ से किया ठट्टा से। फिर मेरी लियाकत मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुई। जब मैं शागिर्द था, तुलबा के ज़माने में मेरा शौक़ था स्पोर्ट्स में। मैं स्कूल में था तो जिमनास्टिक करता था, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो वगैरह ये मेरी सरगर्मियाँ होती थी। फिर थोड़ा बड़े हुए तो बॉक्सिंग की मैंने, बॉडी बिल्डिंग की मैंने, जूडो कराटे ब्लैक बेल्ट किया, क्रिकेट खेली। तो इस तरह मेरी मसरूफियात थी और इमरान सीरीज़ नावल पढ़ता था। पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की लियाकत मेडिकल कॉलेज में। जब मैं पढ़ने आया तो उस ज़माने में जनरल ज़िया की मार्शल्लाह मसलत थी सारे मुल्क पे। भुट्टो साहब शहीद हो चुके थे 79 में। तो सारे सिंध में गुस्सा था फौजी जनरल मार्शल्लाह के ख़िलाफ़, जनरल ज़िया के ख़िलाफ़। तो उस वक्त फिर जामशोरों के इदारे थे, वहाँ जी सिंध का बहुत चर्चा भी था, उनकी सियासत बहुत मजबूत थी, अच्छी अच्छी बातें भी करते थे नेचुरली। और उसके बाद वहाँ बुनियादी तज़ाद सिंधी और पंजाबी तज़ाद बहुत था कि वहाँ एक तुलबा तंजीम थी NSSO के नाम से, जो पंजाबियों पर मुश्तमिल थी। वो सिंधी तुलबा पे तशद्दुद करती थी। सिंधी चाहे उर्दू, जो भी नॉन पंजाबी होते थे उन पे तशद्दुद करती थी। मैंने, क्योंकि खुददार इंसान के तौर पे तब तक मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं था, खुददार इंसान के तौर पे मैंने उनके ख़िलाफ़ मज़ामत की, उनको रोका। तो फिर इसी तरह सियासत में शामिल हो गए। देखिए, साईं GM सैयद से मुतासिर होने की वजह तो कोई इब्तिदाई मेरा साईं GM सैयद से ताल्लुक़ नहीं था और नहीं मेरा कोई अक़ीदे परस्ती का ताल्लुक़ था कि वो सैयद हैं, बड़े आदमी हैं और उनसे मेरी अक़ीदत जुड़े। जब हम GSN में शामिल हुए तो नेचुरली रूह रवां जो तहरीक के थे, रहबर थे, उस साईं GM सैयद को उस ज़माने में सिंबल कहा जाता था GSN तहरीक का। तो हर फर्द, हर इंसान का साईं GM सैयद से एक रिश्ता जुड़ता था तहरीक के रहबर के तौर पे। तो मेरा भी उसी तरह था। देखिए, GS सिंध छोड़ने का फैसला GS सिंध के अंदर, क्यों मैंने आपको बताया कि मेरा सियासत से ताल्लुक़ इल्मी था, फ़िक्री था, शख्सियत परस्ती और अक़ीदे परस्ती पे मबनी नहीं था। तो जब हम GS सिंध में फिर लिखना पढ़ना शुरू हुआ, पढ़ने की आदत तो इब्तिदाई थी, इमरान सीरीज़ वगैरह पढ़ते थे। तो जब सियासत में आए तो हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, दुनिया के इनकलाबात को देखा, ऑटोबायोग्राफीज़ देखी, फ़लसफ़े को हमने पढ़ा। तो उस वक्त फिर महसूस हुआ कि ये जो GS सिंध की सियासत है, ये सिंध की खिदमत नहीं कर सकेगी और सिंध के लोगों के लिए मुश्किलातें पैदा कर सकती है, किसी अंधेरी खाई में गिरा सकती है सिंध को, लेकिन सिंध को कोई सर्विस दे, सिंध की कोई खिदमत करे, ये मुमकिन नहीं है। तो हमारे सादा उस ज़माने में सवाल पैदा हुए GS सिंध के अंदर। फिर बहुत GS सिंध के लिखे पढ़े लोग थे उस ज़माने में, बहुत बड़े बड़े नाम, उन्होंने हमारी इस तहरीक को सपोर्ट किया, जहालत के ख़िलाफ़, गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, तो क्राइम के ख़िलाफ़। तो उस ज़माने में सारे लिखे पढ़े लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमने उनको सपोर्ट किया। इस तरह GS सिंध के अंदर एक मुतबादिल लीडरशिप का रुझान पैदा हुआ। फिर जब सिंध के सियासी मसाइल इतने बढ़ गए कि सिंध में लसानी फसादात तो ना कहा जाए उन्हें, लेकिन MQM की दहशतगर्दी सिंध पे मुसलत हो गई, जिसमें सिंध के लोग चुन के मारे गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। या कराची में रहने वाले सिंधियों के घरों पे रेड क्रॉस लगा कर जाते थे कि घर खाली करो नहीं तो कल मारे जाओगे। इस तरह की फ़िज़ा पैदा हुई तो हमने उनके ख़िलाफ़ बड़ा रिएक्शन किया, मज़ामत की, अपने लोगों के दफ़ा के लिए काम किया। तो उस ज़माने में फिर शदीद इख्तलाफ GS सिंध के अंदर होते रहे। फिर आखिर जाम सादिक की हुकूमत जब आई तो साईं GM सैयद साहब जो थे, उन्होंने जाम सादिक को मुकम्मल हिमायत की, एक्सटेंड की अपनी सपोर्ट।
हम उसके मुखालफत में खड़े थे कि जामसादी का रवाया दुरुस्त नहीं, सियासी कारकुन तशद्दुद करके मारे जा रहे हैं, घरों पे छापे लग रहे हैं, और सिंध के बड़े बड़े जो मसले हैं, पानी का, दरिया का मसला, गैर सिंधियों की आबादकारी, कराची के रेगुलर गाँव रेगुलर करने वगैरह, वो जामसादिक उस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से इख्तलाफ थे। फिर हम साईं जीएम सेठ से भी अलहदा हो गए। देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बुनियादी तौर पे हथियारों से कोई वास्ता नहीं था, मैं स्पोर्ट्समैन था। हथियार उठाने के लिए हमें मजबूर किया गया हमारे हालात में। अगर कॉलेज में आपके दोस्त को अगवा करके उसकी असमत दरी की जाए, अगर एमक्यूएम की तरफ से आपके शहरों में आपकी बहनों बेटियों को उठा के उनकी असमत दरी की जाए, उनको कत्ल करके उनके नाजुक वजूहों पे ठप्पे लगाए जाएं, तो कोई भी गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और खामोशी इख्तियार नहीं कर सकता। इसलिए हमने अपने दफा के लिए हथियार उठाए, हमने मुकाबला भी किया, हम लड़े भी। और जब मैं जेल से रिहा हुआ, मैंने फैसला किया कि अब हथियारों की सियासत नहीं चलेगी। तो उसके बाद जो है आपने देखा, हम कराची में अमन मार्च ले गए, बग़ैर हथियारों के गए। अभी हमने 5 दिन का मार्च किया कराची में, बग़ैर हथियारों के गए। हमने सियासी मूवमेंट की और सियासी मूवमेंट करते आ रहे हैं। मैंने आपको, ये लोग बताते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं बताते कि डॉक्टर कादिर मक्सी ने जेल में 20 दिन भूख हड़ताल की थी। जेल से आज़ाद होने के बाद 94 में मैंने जो करा, हैदराबाद प्रेस क्लब पे 22 दिन भूख हड़ताल की थी, जिसमें मेरी बिल्कुल कंडीशन ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ खाएं नहीं तो मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये भी बातें बतानी चाहिए लोगों को। हमने सियासत को नए ट्रेंड और नए रुझाना दिए। देखें, ये एक इल्ज़ाम था। मैं एमक्यूएम के खिलाफ मज़ामत से कभी इनकार नहीं करता कि हाँ, हमने उनके खिलाफ मज़ामत की। बाकी ये जो 250 लोगों के कत्ल का ये मुझ पर इल्ज़ाम था, और हम जेल गए, हम गिरफ्तार हुए, उस केस में हमें चार्ज फ्रेम हुई, हम जेल गए, हमने 4.5 साल जेल काटा। कुछ हमारे साथियों ने 6 साल जेल में गुजारे। अदालतों में गए, अदालतों में केस चले, 450-500 गवाह हमारे ख़िलाफ़ पेश किए गए, मगर अल्लाह की मेहरबानी से किसी एक गवाह ने भी हमारी वहाँ शनाख्त नहीं की या हमारे ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं दी, जिस वजह से पाकिस्तान की अदालतों से हम बाज़ तौर पर बरी हुए। पहले सेशन कोर्ट ने की, फिर सरकार गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ गई, फिर हाई कोर्ट ने हमें बरी किया। तो जब अदालत ने बरी किया तो समझो ये इल्ज़ाम झूठा है। देखिए, मैंने कहा कि इब्तिदाई ज़माने में लिखने पढ़ने वाले लोग थे। आप मेरे इब्तिदाई जो मेरे प्राइमरी के दोस्त हैं, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, तो हमारी तालीम से इतनी दिलचस्पी थी कि हमारे असातिज़ा हम पर इतना भरोसा करते थे कि अगर किसी दिन कोई असातिज़ा को कोई दूसरी अपॉइंटमेंट होती थी, क्लास नहीं ले सकता था, तो वो हमें ज़िम्मेवारी असाइन करता था कि आज क्लास आप ले लें। तो हम अपने क्लास फेलोज़ की क्लास लेते थे। इस तरह की दिलचस्पी थी हमारी तालीम से और मेरिट पे हमारी मेडिकल में दाखिला हुई। यकीनन मेरा जब पहले तारुफ गया अपने घर में, अपने मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले में मेरी पहचान ये थी कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, स्पोर्ट्स खेलता था, तो कभी किसी ने, और मेरे सारे दोस्त जो है सिंधी भी हुआ करते थे, लेकिन उर्दू बोलने वाले भी दोस्त थे, पंजाबी बोलने वाले भी दोस्त थे, पश्तो भी थे। तो किसी को गुमान नहीं था कि ये कादिर मक्सी जो है ये नेशनल सियासत में जाएगा और इतने आगे तक जाएगा कि अब उस पर केसेस आ गए और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, रूपोश हो रहा है। तो इसलिए लोगों में हैरानी थी। घर वालों के लिए तो परेशानी थी बहुत, परेशानी के साथ जो है उनको हैरानी भी थी, लेकिन सारा मोहल्ला, जो मेरे दोस्त सारे, वो हैरान थे कि ये क्या हो गया अचानक। मुश्किल वक्त तो बहुत से आते हैं इंसान, यानी कि आप ये समझें
कि मैं 5-6 दफ़ा ज़ख्मी हुआ हूँ। 2 दफ़ा बम ब्लास्ट हुए मेरे ऊपर, 4 दफ़ा मुझे गोलियों से ज़ख्मी हुआ हूँ, गोलियाँ लगी हैं। अल्लाह ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मेरी हिफाजत की है अल्लाह की तरफ से। और मैं एब्सकॉन्ड था, मेरी वालदा फौत हो गई, जिसके जनाजे में मैं शरीक नहीं हो सका। जेल में था तो हमें जेल में जब हमने भूख हड़ताल की तो जेल में हमें जो है वो डेथ सेल्स में बंद करके हमारे पानी के मटके भी तोड़ दिए कि चलो ये 4 दिन में मर जाएंगे, इनकी लाशें उठा के घर भेजेंगे। इस तरह हमसे ट्रीटमेंट की गई जेल में, तशद्दुद बहुत किया गया। टॉर्चर सेल में थे, आर्मी कैंप में टॉर्चर सेल में हमने गुजारे सारा वक्त, बहुत सारा वक्त। तो इन सारे अज़ाबात से हम गुजरे। अब वो मैं उसकी नहीं कर सकता प्रायोरिटी के कौन सा वक्त मेरे लिए मुश्किल था और कौन सा नहीं। ये बहुत सा मुश्किल सवाल है। यानी कि अगर इनफरादी तौर पे कहा जाए तो मेरी वालदा मेरी पसंदीदा शख्सियत थी। उनकी शफ़क़त, मोहब्बत, उनकी तरबियत वो बहुत। उसके बाद मेरे वालिद थे जिन्होंने मुझे एक आइडियल फ़र्द बनाने के अपना किरदार अदा किया। बाकी सियासत के हवाले से जब आप पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे आपके आइडियल्स होते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं ना, जब हम बचपन में फिल्में देखते थे तो जब फिल्म में कोई हीरो का अच्छा किरदार होता था तो हम वैसा बनने की कोशिश करते थे, अपने आप को वो समझते थे कि हम वो हैं। तो इस तरह जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और लोगों के, इनकलाबी लोगों के और समाज सुधारक लोगों के आप कारनामे और किरदार पढ़ते हैं तो आपके वो आइडियल बनते हैं। तो उसमें भी कैटेगरी वाइज हम नहीं कह सकते कि फ़लाँ आदमी इतना अजीम था, फ़लाँ आदमी इतना अजीम नहीं है, लेकिन बहुत सारे किरदार हैं जिनसे मैं मुतासिर हूँ। आजकल मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, ये मेरी बड़ी जितना मैं ज़्यादा पढ़ता था तो आजकल मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, सियासी मसरूफियत की वजह से भी और फिर वो कट होने की वजह से। तो इस हवाले से ये ख़ुद मैं अपने आप पर तनकीद करता हूँ। बाकी किताब जो है मेरे लिए गाइडलाइन जो है वो कुरान शरीफ बहुत अच्छी किताब है। जितना दफ़ा मैं उसे पढ़ता हूँ उतने दफ़ा मुझे वो नई गाइडेंस मिलती है। मौजूदा सियासत तो बहुत मुश्किल में, हम लोग सिंध के लोग बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि जो हकीकी लोग हैं, जो जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर होनी चाहिए, जो मुल्क को बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, वो सारे अनफिट करके इन लोगों ने जेलों में डाल दिया, गिरफ्तार करके सियासत से बेदखल कर दिया। जो हैंड पिक लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के मनपसंद लोग हैं, उनको सियासत का मालिक बनाया गया है। मालिक बना के मुल्क लूटने के लिए उन्हें मौके दिए गए और फिर जब वो बेजार हुए तो फिर इल्ज़ाम देते रहे कि फ़लाना करप्ट है, फ़लाना चोर है, फ़लाने ने मुल्क लूटा, फ़लाने ने मुल्क लूटा। फिर इसी तजर्बे पे सारे मुल्क को चलाया गया। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को, अभी भी पाकिस्तान वायबल मुल्क है, पाकिस्तान अच्छा मुल्क बन सकता है और पाकिस्तान की सियासत को एक मुक़द्दस किस्म की सियासत और नज़रिए की बुनियाद पे, आइडियालॉजिकल बुनियाद पे चलाया जा सकता है, सवाए इसके कि यहाँ जो निज़ाम है उस निज़ाम पे कब्ज़ागिरियत ख़त्म हो जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ इलेक्शन जो हैं वो आज़ाद हों, इंजीनियर्ड इलेक्शंस ना हो, आइन की बालादस्ती हो, अदालतें आज़ाद हों, मेरिट पे काम करें, पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार मुंतकिल हो जाएं, तो ये मुल्क जो है वो शानदार मुल्क बन के तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। देखें, मेरी MBBS की डिग्री जो है मुझे 14 साल लगे। वैसे तो 5 साल की डिग्री होती है। मैं 81 में मेरी एडमिशन हुई, 86 में मुझे पास कर जाना था। तो इस तुलबा सियासत की वजह से मैंने तकरीबन 3, 4, 5 दफ़ा मैं जेल में गया हूँ।
तो 5 दफ़ा जेल में जाने की वजह से और फिर ये केसेस और रुपोशां और ये सब कुछ, इस वजह से मैं टाइम पे इम्तिहानात नहीं दे सका। मेरे इम्तिहानात पे बंदिश थी और जो कैद की वजह से वो नहीं दे सका। मैं जब 94 में जेल से रिहा हुआ तो मैंने MBBS फाइनल का इम्तिहान दिया 1994 में। तो 81 में मेरी एडमिशन हुई, 95 में मैं ग्रेजुएट हुआ। तो समझो 14 साल मैंने जो है वो अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट की। पहले तो प्रायोरिटी डॉक्टर बनना था, क्योंकि वालिदैन की ख्वाहिश थी। वालिदैन ने हमें भेजा, इसके लिए उन्होंने हमें नशोनुमा की। लेकिन जब फिर मैं सियासत में दाखिल हो गया तो फिर मेरी प्रायोरिटी डॉक्टर बनना नहीं थी, सियासतदान बनना थी, जिससे हमारे वालिदैन को दुख भी हुआ। लेकिन फिर हमारे वालिदैन इसी तरह हमसे कमिटेड हो गए हमारे नज़रियात और बातों से कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो आप करना चाहते हैं करें। तो इसलिए डॉक्टर भी मैं बन गया और प्रैक्टिस नहीं की मैंने कभी। माशाल्लाह अब सियासत कर रहा हूँ आपके सामने। देखें, हम सियासत में जमहूरी लोग हैं। मार्शल लॉ के ज़माने में हम पाकिस्तान की वफाकी जमायतों के साथ, हम बुनियादी हम नेशनल सियासत करते हैं। आपको पता है पूनम एक इताद था कौम परस्तों का, पाकिस्तान ऑपरेस्ट नेशंस मूवमेंट, पाकिस्तान की महकूम कौमों का इताद। उसमें अतौला मेंगल, उसमें खैर बख्श मरी, उसमें नवाब अकबर बुगटी, बलूचिस्तान के ये जो लीडरान थे वो थे। पश्तून क़यादत की तरफ से महमूद खान चकजई, वली खान, अजमल खट्टक, इस तरह के लोग थे। सिंध में पलीजो साहब, मुमताज़ भुट्टो, हम जितने भी कौम परस्त लोग थे वो सब, इमदाद मोहम्मद शाह, सब उसमें शामिल थे। तो वो एक बहुत शानदार इताद था जो 10 साल तक चला। उसके बाद APDM बना, मुशर्रफ की मार्शल लॉ के खिलाफ ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें नवाज शरीफ सिर्फ नहीं थे, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें इमरान खान भी था, जिसमें मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी भी थी, मुल्क की सारी सियासी और पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी भी थी। तो लेफ्ट की कौम परस्त जमायतें, जमहूरी जमायतें, वो सब उसका हिस्सा थी। तो हमने मार्शल लॉ के खिलाफ एक लंबी तवील जदोजहद लड़ी, जिससे मुशर्रफ का हाकमियत का खात्मा हुआ, मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई। तो उस हवाले से नवाज शरीफ से हमारा ताल्लुक़ था। नवाज शरीफ यहाँ तरकीब हाउस पे भी आए, हमारे मेहमान भी बने, इमरान खान भी 2-4 दफ़ा आ चुके। तो इस तरह ये सियासी ताल्लुकात होते हैं, चलते हैं, और फिर अपने अपने वक्त की ज़रूरत से कभी एक्टिव कभी गैर सरगर्म रहते हैं। देखिए, इब्तदाई मेहनतकश तबके का मकसद ये नहीं होता कि हम जो हैं वो मोहल्ले से खैरात मांग के ज़िंदगी गुजारते थे। हमारे वालिदैन मेहनतकश थे, मेहनत की उन्होंने, और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बने। हम मिडिल क्लास लोग थे बुनियादी तौर पे। इसी वजह से मैं ठट्टा से 100 किलोमीटर रोज़ जूडो कराटे की ट्रेनिंग के लिए कराची जाता था, ठट्टा से कराची। तो ये आम आदमी, बहुत गरीब बच्चा, वो नहीं कर सकता था कि आने जाने का किराया रोज़ करे और ट्रेनिंग करे। तो हम मिडिल क्लास लोग थे। अब सियासत में ये है कि जब हमने सियासत शुरू की तो हमारे बहुत सारे हल्का बना। हमारे दोस्त हैं जो बचपन में से हमारे दोस्त थे, काबिल भरोसा दोस्त हैं। कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, कोई किस तरह ज़मींदार रहा करता है। तो उन सब लोगों ने कलेक्टिवली हमें पॉलिटिकली सपोर्ट दी है। किसी को हमने कहा कि आप 5,000 दे सकते हैं, अपनी वसीयत के मुताबिक 5,000 डालें। हम खुद अपनी कमाई का जो है 25% अपनी तहरीक को देते हैं। तो इस तरह हमारे जितने भी दोस्त हैं, नौकरी पेशा लोग थे, ज़मींदार थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, बिजनेस थे, प्राइवेट बिजनेस, वो सब लोग अपने अपने हिस्से से वो फंड डालते थे। इस तरह हमने तहरीक चलाई, अपनी सारी ऑर्गेनाइज किया, और अभी तक उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम अपनी पार्टी को ज़िंदा रखे हुए हैं। और बाकी वर्कर जो हैं, वो जो आईनी कानूनी फ़ी है कि 100 रुपया एक कारकुन वर्कर देता है, 25,000 हमारे वर्कर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह वो ऑर्गेनाइज होता होगा सिलसिला। देखें, उसमें यह है कि मैं जेल में था,
मैं जेल में था 1991 में, जब हमारी पार्टी का बुनियाद डाला गया। मशवरा मेरा था क्योंकि हम साईं जीएम से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और हमें ज़रूरत थी मुस्तकिल बुनियादों पर सियासत करनी थी। हमें ज़रूरत थी कि हम अपना पार्टी, अपना प्लेटफॉर्म, अपना झंडा अलहदा बनाए। तो मशवरा मेरा था। बाकी जितने मेरे साथी थे बाहर, तकरीबन 40-50 लोगों का, लिखे पढ़े दोस्तों का उस ज़माने में सर्कल था। तो उन सब लोगों ने बैठ के फिर ये तरक्की पसंद पार्टी की बुनियाद डाली और उस तरह से ये सिलसिला सियासत का जारी रहा है। एमक्यूएम के बनने या न बनने से एसटीपी का कोई वजूद या उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एमक्यूएम तो सिंध में एक दहशतगर्द जमायत थी, उसने सिंध पे हमले किए, हमने उस पर मज़ामत का किरदार अदा किया, वो बात ख़त्म हो गई। एसटीपी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है जिसने सिंध में एक आइडियोलॉजी मुतारिफ कराई है। आज सारी सिंध उस पर मुतफिक है, कोई कबूल करे ना करे, लेकिन सिंध की बहुत मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ 80% लोग जो मुतवस्सित तबके के और मेहनतकश तबकों के लोग हैं, वो मुतफिक हैं कि सिंध की बर्बादी के ज़िम्मेवार जो हैं वो सिंध की फ्यूडल क्लास है। जो फ्यूडल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, लोकल इदारों में, उनकी नाहली, उनकी करप्शन, उनकी जहालत की वजह से सिंध ने बहुत सफ़र किया है। और इसका वाहिद हल ये है कि सिंध को सही मिडिल क्लास ओरिएंटेड लिखी पढ़ी क़यादत की ज़रूरत है। तो इस पर सिंध की सारी अक्सर जो मुतफिक है। अब ये है कि काबिल अमल बनाने के लिए, उनमें इंटरेक्शन लाने के लिए जदोजहद की ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशियाँ हैं। और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि हम पार्लियामानी सियासत में, लोकल इलेक्शन से लेकर पार्लियामानी सियासत तक अपना किरदार अदा करने के अहल बन जाएंगे। ये गलत है, बकवास फिजूल है। हमारे पास बहुत सारे उर्दू वर्कर हैं, उर्दू बोलने हैं। हमारे 2 शोधा हैं पार्टी के, वो उर्दू बोलने वाले हैं। हमारे पास लाड़काने जैसा ज़िला है। हमारे पास प्रेसिडेंट जो है मयूर राजपूत दीन मोहम्मद, वो हमारा प्रेसिडेंट रहा है 4-5 साल लाड़काने डिस्ट्रिक्ट का। तो ये कि हम नस्ल परस्त हैं। हैदराबाद में बहुत सारी माएँ, बहनें, बच्चे अभी मेरे पास तरक्की पसंद हाउस पे आते हैं, किसको नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, किसी बहन की कोई तकलीफ़ है, माँ की तकलीफ़ है, हमारे पास आते हैं। तो ये कहना कि हमारी सिर्फ मुहाजिर दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत है, ये गलत है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। हम सिंध के दायमी हकूक़ हैं, उस पर जो कब्ज़े गिरी है उसके ख़िलाफ़ हैं। कोई कहेगा हम सिंध तकसीम करना चाहते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। बाकी कोई उसमें ये नहीं है कि ये उर्दू बोलता है, ये पश्तो बोलता है, पंजाबी। हम नस्ली बुनियादों पर सियासत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखें, कराची का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम नाअहल है और उसके साथ साथ एमक्यूएम भी मुकम्मल नाअहल है। पहला एमक्यूएम का मेयर 1987 में जनरल ज़िया के ज़माने में फारूक सत्तार साहब कराची के मेयर बने थे। उस दिन से लेकर सिर्फ मुशर्रफ के इलेक्शन में ये नेमत खान बने थे मेयर। बाकी सब के सब जो है एमक्यूएम के मेयर बने तरतीबवार। उन्होंने क्या सर्विस दी सिंध को? तबाह बर्बाद कर दिया कराची को। सारे कराची की ज़मीनें, खेल के मैदान, पार्क के ग्राउंड, बरसाती नाले, वो सब अलॉट करके, कब्जे करके बेच दिए उन्होंने। शादी हाल बना दिए, बिल्डिंगें, प्लाजा बना दिए। अब कराची की क्या हालत है आप खुद देख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की नाअहली, करप्शन और एमक्यूएम की दहशतगर्दी, रहजनी और लूटमार ने कराची को तबाह किया है। कराची को बहाल किया जा सकता है अगर कराची को अहल क़यादत मिली। अगर इस तरह वक्त और हालात पैदा हुए कि हम सिंध की हकमियत के मालिक होंगे, तो कराची जमशेद मेहता जैसा कराची, जब कराची के रोड रास्ते कुशादा होते थे, जब पानी से रोज़ाना रोड रास्ते धोए जाते थे और यूरोप अमेरिका के लोग कराची में पिकनिक मनाने, छुट्टियों के दिन गुजारने आते थे, कराची को ऐसा कराची बनाया जा सकता है। देखिए, ये मुझ पे इल्ज़ाम है, मैं खुददारी का कायल हूँ। मैं किसी के पाँव पे झुककर ज़िंदगी गुजारने के हक़ में नहीं हूँ। मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं डांस क्लब में नहीं जाता, मैं 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट्स में जाकर
कढ़ाई गोश्त इस तरह की महफिलें नहीं करता। साफ कपड़े पहनता हूँ ज़रूर, और अच्छा लिबास पहनता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो आपको ट्रैवल के लिए गाड़ी वगैरह ज़रूरत है वो मेरे पास होती है। बाकी मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरा रहन सहन वो आम आदमियों, बिल्कुल एक मुतवस्सित तबके से भी निचली सतह का है। देखें, कैरेक्टर एसेसिनेशन हमारा मीडिया ट्रायल चल रहा है। जब से मैं आया, मेरा जुर्म यह है कि मैंने एक बहादुरी और हिम्मत के साथ ये सारी जारहियत का मुकाबला किया। लड़ने वाले आदमी का मेरा तारुफ सिंध में बनाया गया, इसलिए सब ने इल्ज़ाम दिया कि ये तो बदमाश हैं। लेकिन जब हम तुलबा थे उस ज़माने में कोई मेरे ख़िलाफ़ क्राइम का केस बताएं। जब MQM के साथ हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मज़ामत हो रही थी, उस वक्त किसी के घर लूटने का मुझ पर इल्ज़ाम बताएं। जब ये कासिमाबाद सारा बनना है, इस कासिमाबाद में एक एक गली, एक एक ईंट, एक एक घर हमारे खून और पसीने पे बनी है, यहाँ कोई बताए? ये पता नहीं भत्ता कहाँ होता है। कासिमाबाद मोस्ट डेवलपिंग सिटी है, जो थोड़े अरसे में कराची से लेकर कश्मीर तक जितने लोग हैं वो यहाँ आए हैं, सेटल्ड हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। अगर यहाँ दहशत होती, गुंडागर्दी होती, तो न यहाँ कारोबार बढ़ता, न लोगों का इतना तेज़ी से आबादकारी होती, और न ही ये शहर बन पाता। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर एसेसिनेशन है हमारे सियासी मुखालफों की तरफ से। उनके पास कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरे खिलाफ। एक ये कहते हैं कि भाई करोड़पति है, करोड़पति बन गया कादिर मक्सी। मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ। आओ तहकीकात करो, आप साबित करो, मेरे बैंक अकाउंट्स देखो, मेरी ज़िंदगी देखो, मैं नहीं हूँ। अब वो कहते हैं आप हैं, इसका कोई जवाब? बाबा ये तो कब्जे करते हैं, भत्ते करते हैं। बाबा कोई 4 आदमी खड़े कर दो, कहे कि मुझसे भत्ता मांगा गया, वो भी नहीं है, बस सुना जा रहा है कि ऐसा होता है। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर आप कितने देर लोगों को गुमराह कर सकते हैं? ये नहीं, कादिर मक्सी एक हकीकत है। कादिर मक्सी सिंध में नौजवानों के दिलों का, एहसासात का तर्जुमान है। सिंध में मुतवस्सित तबके और पिसे हुए लोगों की उम्मीद है। हम एक दिन ज़रूर आएगा जब करोड़ों इंसानों को जमा करके हम जो है सिंध में एक तब्दीली लाएंगे, जागीरदार सियासत का ख़त्मा लाएंगे। मेरा ज़मींदारा है कि 100-150 एकड़ मेरी अपनी ज़मीन है, बाकी मैंने लीज पे ली हुई है। पहले 3000 एकड़ ज़मीन थी, अब मैंने 1500 छोड़ दी क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकता। अभी 1500 एकड़ है मेरे पास, जो मैं खेती बाड़ी करता हूँ, उनसे जो पैसे आते हैं मैं सियासत पे भी खर्च करता हूँ, अपनी फैमिली ज़रूरत को भी पूरा करता हूँ। देखें, भुट्टो साहब तारीख के एक बहुत ज़हीन इंसान थे, बहुत अच्छे मुकर्रर थे, शानदार मुकर्रर, लोगों की दिलों पे हुक्मरानी करने वाले, और वो डिप्लोमेसी और टेबल टॉक्स के बादशाह थे। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ थी उनके पास, अवामी आदमी थे। शायद वो अपने आप को जिंदा रखते तो भुट्टो को यहाँ कोई याद नहीं करने वाला होता। भुट्टो बनाई तब जब फांसी पे चढ़ गया, उसके बाद भुट्टो लाजवाब बन गया। जेल देखें, जेल तो होता जेल है ना। एक तो जेल ये है, मसलन मेरे तुलबा ज़माने में जब हम थे, उस ज़माने में मैंने 6 महीने जेल में गुजारे। 2 दफ़ा मैं जेल में गया, लांडी जेल। मेरी कोशिश होती थी उस ज़माने में, मैं स्पोर्ट्स वगैरह भी, मैं ज़ख्मी नहीं हुआ था इतना सीरियस, जिस्मानी तौर पे मुझे इतना नुकसान नहीं हुआ था। तो वर्जिश वगैरह करते थे लोग, सारे मेरे इर्द गिर्द होते थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे सियासी कारकुन। ये जो आखिरी दफ़ा मैंने जेल काटी, जब मुझ पे इल्ज़ाम लगा जो आपने बताया 250 लोगों के कत्ल वगैरह का, तो उस ज़माने में हम एक गांव में ठहरे हुए थे। तो उस ज़माने में किसी ने इंफॉर्मेशन दी एजेंसीज़ को कि यहाँ कादिर मक्सी ठहरा हुआ है, फलाना फलाना। तो हम पर रेड हुआ।
हम वहाँ से निकले, हमने देखा सामने 20-25 गाड़ियाँ आ रही थी। किसी ने कहा ये आर्मी की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हम निकले, दरिया था, दरिया में हमने छलांग लगाई। तो जब बीच पानी में आए तो मुझे डुबोने लगा पानी। 1-2 गौते मैंने खाए। फिर किसी एक दोस्त मेरे साइड से गुजरा तो मैंने उसे कहा मैं डूब रहा हूँ, हिम्मत करो। तो उसने फिर बड़ी कोशिश की, मुझे उस डूबने से बचाया और किनारे तक ले आया। इस तरह मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। फिर जब रेड वगैरह ख़त्म हो गई, सुबह का दिन था, तो वो हेलीकॉप्टर ले आए हमारे ऊपर। हमने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उनसे भी बचे गिरफ्तारी से। तो इस तरह ज़िंदगी मेरी सारी एक नॉवल वाली ज़िंदगी है। अगर मैं हक़ाइक़ लिखूँगा, जैसे जेल में मैंने आपको बताया कि हमने भूख हड़ताल की, हमें डेथ सेल में बंद कर दिया। 5 दिन हम पड़े रहे और पानी बंद, खाना बंद, सब कुछ बंद। हमारी चमड़ी बिल्कुल काली हो गई डिहाइड्रेशन में। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे दोस्त को पकड़ के वो डबल रोटी और दूध की पेस्ट बना के और थ्रू रेक्टम उसे पाइप में डालकर उसके पेट में पंप की कि तजलील हो और हम डर जाएं और हम ये करें। स्ट्रेचर लाकर हमारे दरवाजे पे रख दी कि अब ये लोग मरेंगे, हम निकालेंगे। तो फिर जो स्ट्रेचर हमारे लिए रखी गई, उस पे वही जो सुप्रीडेंट है वो किसी हादसे में मर गया, उसको उसी स्ट्रेचर पे उठा के ले गए और हमारी खुदा ने हिफाजत की। तो हमारी ज़िंदगी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने लम्हे लम्हे हमें हिफाजत में रखा है, मुश्किलातों से बचाया है। तो मैं समझता हूँ कि खुदा को हमसे कोई बड़े काम अपने वतन और कौम के लिए लेने हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं मुसलमान भी हूँ, मैं सियासत में लेफ्ट ओरिएंटेड हूँ, साइंस और फ़लसफ़े भी यकीन रखता हूँ, लेकिन मज़हबी हवाले से मैं अल्लाह के वजूद से कभी इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात पे मुझे भरोसा है। एक दिन आएगा जब हम सब पिसे हुए लोग सिंध के जमा होकर इस जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करेंगे और सिंध में गैरतों का इनकलाब लाएंगे, जहाँ हम सिंधी सुख का सांस लेकर जी सकेंगे बिला तफरीक। ये उर्दू बोलता है, ये पश्तो बोलता है, ये पंजाबी, बिला तफरीक जितने भी हम सिंध में रहने वाले मेहनतकश लोग हैं, वो एक दिन वतन के मालिक हैं। देखें, मामूली वाक़या है। जब हम शागिर्द थे उस ज़माने का मैंने वाक़या बताया कि NSSO की वजह से जब मैं LMC में उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले और ज़बानें बोलने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंने काम किया NSSO की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़। उस ज़माने में नसर अल्ताफ़ हुसैन, रईस अमर भाई, इनाम दुरानी, अली मुख्तियार रिजवी, रशीद रिजवी, ये जितने भी उर्दू दानश्वर थे, वो अल्ताफ़ हुसैन, ये सब लोग मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आए थे जाम शोरो कि हम आपको मुबारकबाद देते हैं। मुझे हार पहनाया, अप्रिशिएट किया कि आपने LMC में उर्दू तुलबा का जो तहफ़्फ़ुज़ किया है इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़, जिसमें हमारे बच्चे जाम शोरों में, सिंध यूनिवर्सिटी या LMC में आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो इसलिए हमारे पास आए थे मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी कभी मेरा अल्ताफ़ हुसैन से कोई याराना नहीं रहा। ये जो मशहूर बनाया गया कि कौमपरस्त अल्ताफ़ हुसैन के गार्ड बने फिरते थे या कौमपरस्तों ने अल्ताफ़ हुसैन को कलाशनकोव गिफ्ट दी, ये सब झूठ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो जो दूसरा GSN का धड़ा था, जो हमारा सियासी मुखालिफ था, वो लोग घूमते थे अल्ताफ़ हुसैन के साथ। आखिर में आपने देखा कि उनके इताद भी रहे, बशीर खान कुरैशी और MQM के इताद भी हुए, आपस में 9-0 वगैरह गए, उनकी दोस्तियाँ भी थी, लेकिन मेरा उनसे कोई ऐसी शनाख्त नहीं।